नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। आप जानते हैं कि पिछले कई प्रोग्रामों के हवाले से हमने आपको जानकारी दे दी। हमने ड्रग एडिक्शन के हवाले से बात की, हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की, हमने वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बात की। इसी तरह से मुख्तलिफ जो शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबों के हवाले से हमने आप तक जानकारी पहुँचाई और जो भी मसाइल व मुश्किलात हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं, उस हवाले से हम यहाँ पे माहरीन को मदऊ करते हैं और माहरीन आपको सलाह मशवरा देते हैं। क्योंकि पिछले कई शुमारों में हमने गुजारिश की वालिदैन से, समाज के जितने भी तबका हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ज़ेहिस इंसान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हमने गुजारिश की कि किस तरह से हम अपने समाज को नशे की लत से दूर रख सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बना सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम बात करना चाहेंगे एक ख़ास मौजू के हवाले से। ये जो मौजू है, ये मौजू हम सब के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब के साथ लाजमी है। और आज का मौजू है ईमानदारी। ईमानदारी के हवाले से आप जानते हैं जिस तरह से हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, तालीम के साथ साथ जिस तरह से रोज़ हम अपने बच्चों को खाते हैं, पिलाते हैं, अखलाकी तरबियत देते हैं, और साथ साथ हमें चाहिए हम ईमानदारी का सबक भी अपने बच्चों को दिलाएं। आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एक हफ्ता मनाया जा रहा है जिसे हम विजिलेंस अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। 28 अक्टूबर को ही हमारे जो यहाँ पे उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने राजभवन श्रीनगर में इस हफ्ते के हवाले से बाज़ाब्ता इस सिलसिले में हलफ लिया गया। और जो यहाँ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अपने जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उनके सामने हलफ लिया। और साथ ही आप जानते हैं कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंट इसके साथ मुंसलिक है, जिस तरह से अगर हम बात करना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता सरगर्दा है तमाम डिपार्टमेंट्स को यकजुट करने में, और इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है। या इसके साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे CID डिपार्टमेंट की, वो भी शाना बशाना बिल्कुल आगे चल रहे हैं और काम कर रहे हैं इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से कि हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा मुल्क जो है वो करप्शन से पाक हो। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दिल की अमीर गहराइयों से हमारे पास एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल है जिनका हम तारुफ कराना चाहते हैं। यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये हैं जनाब मीर आफ्ताब आलम साहब। इनके हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे, जनाब मीर आफ्ताब आलम साहब SSP CID कश्मीर है इस वक्त और एक ख़ास तजुर्बा रखते हैं। इन्होंने जो अगर हम ACB की बात करेंगे, क्राइम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो क्राइम में इन्होंने वैसे थे SSP 4 साल दिए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो विजिलेंस है, विजिलेंस में 13 साल का तजुर्बा है जनाब आफ्ताब साहब को, और इस वक्त जो है इस वक्त CID में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जनाब मीर आफ्ताब आलम साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। हाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। जी, इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब ज़हूर अहमद वानी साहब, जो इस वक्त SSP एंटी करप्शन ब्यूरो है और ये देखते हैं इस वक्त श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल। इसके साथ साथ अगर हम जनाब ज़हूर साहब के हवाले से आपको बताना चाहेंगे, CID में इन्होंने 2 साल दिए हैं, एडिशनल SP ट्रैफिक रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम शोपियाँ की बात करेंगे तो शोपियाँ में आपने DSP हेडक्वार्टर के तौर अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए हैं। आइए नाजरीन, आज के इस खुसूसी शो में, खुसूसी प्रोग्राम में जानते हैं, और सिर्फ जानेंगे ही नहीं बल्कि हम भी वादा करेंगे कि हम इनके साथ जो है, इनके साथ शाना बशाना चलेंगे और शाना बशाना चलकर उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश करेंगे, जिस सिलसिले में जो ACB जो डिपार्टमेंट है, जिस मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया।
KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। कि ज़हूर साहब जो है जो इस वक्त जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिसके लिए ये आगे हैं। जनाब ज़हूर साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब। जनाब मीर आफ्ताब आलम साहब, जिस तरह से हमने आगाज़ में बता दिया 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, चूँकि शाना बशाना आप चल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ CID है, ACB है, अगर हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो आपका डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत तजुर्बा आप रखते हैं, बहुत सारे फील्ड्स में, तो ये बताइए कि जो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, पहले नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर आगे क्या किया जाता है। आगाज़ कीजिए जनाब आफ्ताब साहब। जैसे फयाज साहब अपने जो इब्तिदाई कलिमात में दुरुस्त फरमाया, ये वैसे विजिलेंस वीक की निस्बत से जो है ये काफ़ी एक वसी मौजू है, और इसमें आधे घंटे में बात करना जो है वो समंदर को कोजे में बंद करने के मुतरादिफ है। बहरकैफ चूँकि जो हमारा महकमा है CID, और मैं पूरी प्रोविंस को देखता हूँ, कश्मीर प्रोविंस को, इसमें हमारे पास जो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, उनका काम होता है कि अपने गिरदो नवा में वो नज़र रखें कि क्या हो रहा है, किस सिमत जा रही है, जो रविश है इस वक्त किस सिमत जा रही है। जैसे हमारी नॉलेज में ये आता है कि फ़लाँ जगह एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो है कोई एक अंदर वाला जो है ऑफिस बेयरर, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिक कोई स्टाफ वगैरह हो, तो वो जो सरकार की तरफ से जो दवाई सप्लाई की जाती है वो उसको जो है प्राइवेट में जो है उसको ब्लैक क्या कहते हैं इसका ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग करके जो है उसको फरोख्त करते हैं जी। तो हमारा जो अमला होता है फील्ड में जी, वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद वो जो है जुज़वी तौर पे पहले इसकी तहकीक करते हैं कि वाकई ये कहीं किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है, तो खामा खामे किसी को जो है किसी पे इल्ज़ाम आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं। उसके बाद जब वो अपनी लेवल पे जो मुतमईन होते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है सरकारी रकम से जो खरीदी गई दवाई है या अद्वियात हैं उनको ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है, और उसके एवज़ जो है वो अपनी जेब भर रहे हैं, चाहे वो नीम तिबी अमला हो या कोई उनमें से जो उनके ऑफिसर हो वो हों। उसके बाद वो रिपोर्ट मेरे पास आती है। मेरे पास बस जो रिपोर्ट आती है तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ। एनालाइज करने के बाद अगर मुझे कहीं लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा और वेरीफाई करने की ज़रूरत है, तो मैं किसी दूसरे सोर्स से भी पता करता हूँ क्या वाकई जो फलानी जो पैरामेडिक है क्या उसके जो आदात हैं ऐसे हैं, इसके लिए जाना जाता है। वो कहते नहीं जनाब, वो ऐसे कहेंगे जनाब ये तो हाँ जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अगर मेरी दानिस्त में मेरी एनालिसिस में ऐसा लगता है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो मैं अपने हेडक्वार्टर के थ्रू कंसर्न जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसके लिए मखसूस एक इदारा है, क्योंकि ये तफ्तीशी इदारा है जी। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है ये तफ्तीशी इदारा है, जो क्राइम ब्रांच है वो भी तफ्तीशी इदारा है। CID का काम, CID जो है बजाय खुद तफ्तीश नहीं करती है, लेकिन बहरहाल वेरिफिकेशन बामल लाती है इसमें। तो इसमें जितने भी हम इसमें जो फैक्ट्स पाए जाते हैं वो हम शेयर करते हैं इनके साथ। उसके बाद जो है प्रोसीजर इनके पास बना हुआ होता है, उसमें जो ये है ये फिर इसको फर्दर एनालाइज करते हैं कि क्या वाकई जो है इसमें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये भी इसमें वेरिफिकेशन करते हैं। ये फिर मेरे छोटे भाई जो है ये बहुत ही तजुर्बा इस पर रखते हैं, ये आगे बताएंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी बीच में होता है कि हमारी दानिश में ऐसा होता है कि इसमें केस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें तादीबी कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें उस ऑफिसर या ऑफिशियल के खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई की जा सकती है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इसमें जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर है उसको रेफ़र कीजिए, और अगर वो पाया जाता है कि इन जो इल्ज़ामात लगे उसका मुर्तकब पाया जाता है जो किसी क्रिमिनल ऑफेंस से कम हो, तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा सकती है और की जाती है उस महकमे के तौर पर। ये मोटा मोटा सा मैंने एक आपको मिसाल दी है।
जिस तरह से अभी आपने जनाब ज़हूर साहब, आपने सुना कि जनाब आफ्ताब साहब, चूँकि आफ्ताब साहब ने 13 साल विजिलेंस में दिए, 13 साल का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, तो आप भी माशाअल्लाह पिछले 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ACB श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल। तो ये बताइए, आपके जो अभी उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कोई ऐसा केस जिस केस में डिपार्टमेंट ऑफ जो CID है, CID ने देख लिया कुछ फाइंडिंग्स, फिर आपके पास आ जाती है, फिर आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है ज़हूर साहब? फिलहाल साहब बेसिकली मैं एक जनरल प्रोसीजर की बात करूंगा। एंटी करप्शन ब्यूरो जो अभी आफ्ताब साहब ने फरमाया कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, डेफिनेटली स्पेसिफिक अगर लिया जाए तो CID महकमे से जो भी हमारे पास इनपुट होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं। कीपिंग इन व्यू इनका फील्ड में कितना वो होता है, प्रेजेंस कितनी होती है, तो वो जो इनपुट्स आते हैं साइमल्टेनियसली मैं सर इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाहूँगा कि वो इनपुट्स प्लस अदर कंप्लेंट जो हमारे पास आते हैं उनको हम किस तरीके से फिर लेते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में। एंटी करप्शन ब्यूरो में 2-3 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस हैं जो जिनके जरिए से ये गुजर जाती है ये कंप्लेंट। पहले कंटेंट्स देखे जाते हैं कि कंप्लेंट में कंटेंट्स कैसे हैं, इनपुट कैसा है। इनपुट के बाद इसको एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच से प्रोसेस होना पड़ता है जी, कि ये आगे की कार्रवाई क्या डिमांड करता है। आगे की कार्रवाई हमारे जो होती है वो एक ओपन वेरिफिकेशन है हमारे पास जी। हम उस निस्बत से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि फैक्ट्स एज एन एविडेंस हम कलेक्ट करें। दूसरा जो हमारा प्रोसीजर है वो है सेक्रेट वेरिफिकेशन का। अगर ऐसा कोई मसला है जो हमें सेक्रेटली वेरीफाई करना है, जिसमें हमें ये लग रहा है कि एविडेंसेस को ज़ाया होने का खतरा है जी, तो हम उन एविडेंसेस को सेक्रेटली कलेक्ट करते हैं फॉर फर्दर कोर्स ऑफ नेसेसरी एक्शन। तीसरा हमारा अगर ऐसा इनपुट या ऐसी कंप्लेंट आ जाती है जो किसी इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड हो, जहां हमारा अचानक जाने का मंसूबा बन जाए, उसको हम ज्वाइंट सरप्राइज चेक कहते हैं। हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उस इंस्टीट्यूशन, उस महकमे में जाके ऑन स्पॉट वहां पर आप समझिए रेड की तरह होता है ये, वहां से जो भी उसके रिलेवेंट मटेरियल होता है वो सीज किया जाता है फर्दर सिक्योरिटी के लिए और फर्दर लीगल कोर्स के लिए। तीसरा जो हमारा है वो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये FIR का ही नस्बत एक होता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा लगे कि एलिगेशन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हम उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इंक्वायर करते हैं। उसमें हमारे थोड़े से एलॉबरेट पावर्स हो जाते हैं जो हमारे सेक्रेट वेरिफिकेशन में और ओपन वेरिफिकेशन में नहीं होते हैं। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में हमारे थोड़े से पावर्स या हमारी अथॉरिटी जो है सर वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये हो गए सर जो हमारे पास इनपुट्स या इंफॉर्मेशन आती है, उनको हम इस प्रोसेस कैसे करते हैं। तो इनका जो नतीजा निकलता है वो जैसे आफ्ताब साहब ने भी फरमाया, हम डिपार्टमेंटल एक्शन भी भेजते हैं। चूंकि इनका महकमा CID महकमा है तो ये डिपार्टमेंटल एक्शन भेजते हैं। अगर इनको लगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन भेजनी है तो अपने ही से, अगर इनको लगा नहीं वेरिफिकेशन करनी है या हमें लगा कि उसके बाद ये किसी और नतीजे पे जाती है ये बात, तो उसमें FIR भी रजिस्टर करते हैं। हमारी वेरिफिकेशन के बाद ये FIR, कहने का ये मतलब है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ओपन वेरिफिकेशन, ज्वाइंट सरप्राइज चेक या सेक्रेट वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन के बाद कितनी एविडेंस हमारे पास आ जाती है, क्या ये रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लायक है, keeping aside the inputs which have been generated by the CID। अगर कोई जनरल कंप्लेंट आ जाती है हम देखते हैं कि नहीं ये रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लायक है, जैसे CID डिपार्टमेंट से भी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए जाते हैं तो ACB से भी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए जाते हैं, जिनमें क्रिमिनलिटी नहीं होती है, लैप्सेस होते हैं, दे डिमांड द डिपार्टमेंटल एक्शन एंड डिपार्टमेंटल एक्शन इज टेकन। लेकिन अगर इसमें क्रिमिनलिटी आती है तो हम FIR रजिस्टर करते हैं। अलावा अजीज जो एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक पावर है वो है ट्रैप का जी। हाँ, तो ये यहाँ क्लियर करना चाहूँ, ये जो भी प्रोसेस मैंने बताई इसमें हमें अप्रूवल लेना पड़ता है पहले FIR का अपने हेडक्वार्टर से, जिसका अप्रूविंग अथॉरिटी जो हमारी थी वो डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, वहां से अप्रूवल मिल जाता है तब हम FIR रजिस्टर करते हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ जब वो फाइल चली जाती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एक और जो है वो ट्रैप है, वो सेक्शन 7 के अंडर हम जो है ट्रैप करते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट आ गया, हमें लगा किसी जगह कोई ऑफिसर डिमांड करता है करप्शन की, तो हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उस वक्त इंस्टेंटली उसमें FIR रजिस्टर होता है और उसमें एक्शन हो जाती है और उस बंदे को
जिसमें आप आम अल्फाज में कहते हैं कि रंगे हाथों दबोच लिया गया, तो उसको रंगे हाथों अरेस्ट करके हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। जिस तरह से आपने आफ्ताब साहब ये सुना, चूंकि हम इसके अब सिनेरियो के हवाले से जनरल बात करना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक ज़िमरन एक सवाल वो इस तरह से है कि ये बताइए कि जो आपके पास कंप्लेंट्स जो आते हैं उसमें क्या आपको ये लगता है कि कहीं पे फेक कंप्लेंट भी होती है, या कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि जिसका कोई दावेदार होता है वो गलत वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन देता है, कोई फेक नाम पे किसी इंसान के खिलाफ कोई जिद होती है, अदावत होती है, तो क्या इस तरह की जो कंप्लेंट्स है उनको किस तरह पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। से ट्रीट किया जाता है? देखिए, जहाँ तक जो जी हाँ, जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो एनोनिमस कंप्लेंट्स हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाए। लेकिन जहाँ तक ये जो तफ्तीशी इदारे होते हैं या जो सुराग रसानी के इदारे हैं, जिसमें मेरा इदारा भी शामिल है, इसमें एनोनिमस कंप्लेंट को पर से हम जो है कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, उस एनोनिमस कंप्लेंट में अगर सपोज जो है वेरीफाइबल स्पेसिफिक्स हम उनको कहते हैं, 2-3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जुज़वी तौर पर हम अपनी लेवल पे पता करते हैं कि नहीं इनमें दम है बिल्कुल जी, तो फिर उनको आगे लिया जाता है। हाँ, उसको फिर जेनरिक अंदाज में आगे लिया जाता है। अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेंट है, हम आपका नाम नहीं लेंगे। आप जिस महकमे में काम करते हैं, सपोज हम ऐसे लिखेंगे कि आपका इदारा महकमे तालीम का है, हम लिखेंगे महकमे तालीम जो है उसमें जो फलां ज़िला है, उसमें जो फलां स्कीम है, उसमें खुरुद बुरुद जो है हो रहा है पिछले कई साल से, उस खुरुद बुरुद में इतना रकम जो खुरुद बुरुद हुआ है और इसमें जो है तफ्तीश की जाए। और फिर दौरान तफ्तीश जिस मुलजिम का नाम सामने आएगा वो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसमें जो उसने जुर्म जो है सरजद किया होगा, जिसका भी वो मुर्तकिब होगा, उसमें खास किसी के खिलाफ जो है एलिगेशन जो है वो नहीं होती है, जेनरिक टाइप की एक होती है। हाँ, अगर आप सर्कुलर की बात करेंगे उसमें वाज़ेह है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट की भी जो है रूलिंग्स है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, 2012-13 में मैं एसएसपी क्राइम था, तो मैंने वो बोपी केस किया था जिसमें मेडिकल एडमिशन्स हुए थे। हाँ, जिसमें बाद में जो है 43 लोगों को सज़ा भी मिली थी, जो चेयरमैन थे उस वक्त के उनको भी सज़ा मिली थी। उसमें जो पहली कंप्लेंट आई थी वो एनोनिमस आई थी विजिलेंस के पास। मैं तब विजिलेंस में नहीं था, मैं क्राइम में था। तो फिर उसमें एक अपील दायर हुई हाई कोर्ट में। विजिलेंस ने जो है अपने तौर तरीके से उसमें थोड़ा सा जो है जुज़वी तफ्तीश बामन लाई थी, और उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि ये जो है ये एनोनिमस नंबर 1 है, नंबर 2 इसमें कोई इतना दम नहीं है, एग्ज़ाम भी हुआ है, 1.5 साल हुआ एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए, तो लिहाजा इसमें आगे हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक अपील दायर हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने वो फाइल भी मंगाई, और चूंकि जो अदालत आलिया होती है, मजाज होती है, वो जो ये जो इनके मावरा जो हमारे पास जो सर्कुलर वगैरह होते हैं, इनके मावरा भी उनके पास इख्तियारात होते हैं, इनहेरेंट पावर जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें वो जो है इनको बालाए तक रखकर जो है मजीद तफ्तीश की हिदायत दे सकते हैं। लिहाजा उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चूंकि एक जो इदारा है स्पेशलाइज, इन्होंने इस केस को जो क्लोज किया है, हम इसको क्राइम ब्रांच के सुपर्द करते हैं। क्राइम ब्रांच में हमारे पास आया, हमने उसमें जो है कॉग्निजेंस ले ली हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे। उसके बाद आपको पता है वो तो फिर है ना, वो सारे हकाइक फिर सामने आए थे, किस तरह हकाइक को सामने लाना होता है। बिल्कुल। तो उस दोनों सूरतें हैं, अगर एनोनिमस है उसमें कोई दम नहीं, क्लोज होगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको किसी को मखसूस तौर पर टारगेट बनाने के बगैर आगे आप जो है तफ्तीश कर सकते हैं, उसमें जो है कोई जो आगे हिंड्रेंस नहीं होती है, उसमें हम कर सकते हैं आगे। बहुत खूब अंदाज में आपने जनाब आफ्ताब आलम साहब हमें समझाया। यही सवाल, यही बात आपके पास ले जाते हैं ज़हूर साहब, आपका इस सिलसिले में किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, एज एन एंटी करप्शन बॉडी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसमें हमने ये जो भी अभी जो आपने भी हमें इसमें मौजूद किया, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक के हवाले से अगर देखा जाए तो इसका थीम भी है यही, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो मैं इस हवाले से जो आपने सीडोनोमियस या एनोनिमस बात कंप्लेंट्स की एक मैकेनिज्म होता है, जैसे आफ्ताब साहब ने बता दिया कि कंटेंट डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड।
ایک آفیسر کا جب کنٹینٹ آ جاتا ہے, چاہے یہ انونیمس ہو یا سیڈونیمس کمپلینٹ ہو, لیکن کنٹینٹ اس کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کی اپلیکیشن مائنڈ کو جھنجھوڑتے ہیں. جی, وی آر دا پارٹ آف دس سوسائٹی, وی نو, وی ڈیولپ, وی ہیو سم انٹرنل آئیڈیاز, سم انٹرنل انفارمیشنز. تو کنٹینٹس کے حوالے سے جب لگتا ہے کہ اس کمپلینٹ میں ہے, لیکن سائملٹینیسلی آئی شوڈ ناٹ سکپ دا GAD's آرڈر, جی, کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں ڈائریکٹلی انکوائری کسی کے خلاف, کسی آفیسر کے خلاف یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف. تو وٹ از دیئر اندر میکانزم, ہم اس کو ایک کورنگ لیٹر ڈال کے ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کو بولتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیول پہ انکوائر کریں. کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے, کس حد تک یہ صحیح ہو سکتا ہے. بٹ فرسٹ وی سی دا کنٹینٹس آف دا کمپلینٹ. اگر کنٹینٹس لگتے ہیں کہ کسی نے ذاتیات, جو آپ نے فیاض صاحب نے خود فرمایا کہ ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتا ہے, کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, تو کنٹینٹس اٹ سیلف سپیک کہ یہ ذاتیات کی بنیاد پہ ہے, تو ہمارا اپلیکیشن آف مائنڈ یہی رہتا ہے اس میں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. سپوز کسی جگہ آپ کو آ جاتا ہے, کوئی روڈ کی بات آتی ہے کہ جناب اس میں سب اسٹینڈرڈ مٹیریل استعمال ہوا ہے. میں نے ابھی ایک کمپلینٹ پہ جو ہے ہیڈ کوارٹر میں نے بھیجی, اس پہ پھر ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کا رپورٹ پازیٹیو آیا. ایک میں روڈ کا نام نہیں لوں گا, ایک میکڈم مسجد روڈ, وہاں سے میرا بھی آنا جانا ہے. جی, وہاں سے ابھی 10-15 دن پہلے میکڈم ڈالا تھا, آفٹر 15-20 days یہ تو واش آؤٹ ہو گیا. اب اسی کے نسبت ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے, کیا میرا مائنڈ یہ نہیں بتائے گا کہ لیٹ اس سیک اے رپورٹ فرام دی ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر, ہو سکتا ہے وہ جا کے دیکھے کیا وجہ ہے کیا ایسا. تو اس طریقے کے ایک الگ سا میکانزم آیا ہے جس میں ہم ڈپارٹمنٹل ویجیلنس آفیسر کو جو ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہو اس سے رپورٹ لیتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ جو ہمارے پاس یہ انونیمس کمپلینٹ آئی تھی, اگر وہ سبسٹینشیٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل ویجیلنس کے آفیسر کے رپورٹ سے, تو اٹ مینز اٹس این آفینس. بالکل یہ تو جرم ہے, کارروائی مزید کارروائی کا بنتا ہے, جو میں نے ابھی بیان کیا پہلے تھے. اس کے بعد اوپن ویریفیکیشن, سیکریٹ ویریفیکیشن, اس چیز کے اس حوالے سے ہم اس کو آگے بڑھا کے کسی چیز کو لاجیکل کنکلوژن پہ لیتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں, 1-2 منٹ آپ کے اور چاہوں گا. اسی لیے ویجیلنس اویئرنیس ویک ہم چاہتے ہیں کہ جس نے یہ انونیمس کمپلینٹ دی, اس نے ڈیفینیٹلی اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوگی کہ ہمیں ٹارگیٹ نہ بناؤ. اسی لیے میں یہاں آپ کا بتا دوں کہ ایک PIDPI ہے, پبلک انٹرسٹ ڈسکلوجر اینڈ پروٹیکشن آف انفارمرز کمپلینٹس. اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا, جو ہمارے دیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو یہ ایک لفافہ بند ایک کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں ود دیئر نیم, اپنا نام ڈال کے. وہ صرف اسی آفیسر کے پاس وہ سیکریٹ رہتا ہے ان کا نام, اینڈ یہ صرف اس آفیسر کے ساتھ ہی نہیں, ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہی نہیں سیکریٹ رہتا ہے, یہ ٹرائل کے دوران بھی بفور دا کورٹ آف لا بھی اس کا نام سیکریٹ رہے گا, اس کی پروٹیکشن ہے. تو اگر اس سائنونیمس کے بدلے یہ اس لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کرے گا, دیٹ ول بی مچ بیٹر. ظہور صاحب, ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے, 5 منٹ کا وقت بھی ہمارے پاس رہا. 2 سوال آپ سے, جس طرح سے آپ کہیں گے کہ ابھی جو ہفتہ ہم منا رہے ہیں ویجیلنس ویک, اس میں یہ بتائیں اوورآل جو اگر ہم سینیریو کی بات کریں گے, کس طرح کا سینیریو ہے اور کس طرح کے انیشیٹیوز ابھی جو اس ہفتے میں لیے جا رہے ہیں. دیکھیے, جو شروعات ہوتی ہے اس میں ہم پلیج لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں کہ جو ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں گے. ہر ایک محکمہ جو ہے اپنے آفیشلز کو باہر لان میں بلا کے ان سے حلف لیتے ہیں, اور وہ حلف کس قدر وہ صدق دلی سے لیتے ہیں وہ جانتے ہیں, اور ان کا اللہ جانتا ہے. میں نے بھی اپنے آفس میں لیا ہے, اور بہرحال میں نے وہی وعید وہاں پہ کی کہ ہم جو ہے ایمانداری سے کام کریں گے. اس کے بعد اویئرنیس میں زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ پریونٹیو کارروائی پہ ہوتا ہے. وہ ہم اویئرنیس یہ ڈالتے ہیں کہ جی اگر آپ کے گرد و نواح میں کہیں پہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, ذرا آپ بھی جائیے بیچ میں, آپ ایک جو ہے ایک شہری ہیں اور ایک ذمہ دار شہری ہیں, آپ دیکھیے اگر اس میں جو لوہا لگ رہا ہے کیا اس تناسب میں لگ رہا ہے جس میں سرکار نے جو ہے اس کے لیے پائیداری کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کرنی ہے, اگر آپ نے آپ کا نام خفیہ رکھنا ہے, تو ہمارے پاس کیا ذرائع ہے, چونکہ ابھی جو ہے ڈیجیٹل سارا سسٹم چل رہا ہے, نمبرز ہم نے ڈسپلے کیے ہوتے ہیں کہ آپ اس نمبر پہ ہمیں کمپلینٹ دے سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا, اس کو میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا, کہ جو وسل بلوور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں کورٹ میں بھی جو ہے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, نام صرف جج صاحب کو پتا تھا کون ہے, باقی جو اس میں جو الزام علایا ہوتا ہے, ملزم ہوتا ہے, اس کا جو وکیل ہے وہ نہیں ادھر جبر کر سکتا ہے جج کو کہ مجھے اس کا نام بتائیے, کیوں, وہ ٹارگیٹ بعد میں بن سکتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس جو ہے نا, جو کرپشن ہے, کرپشن جو ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میرا کام پڑا ہوا, آپ نے پیسے مانگے اور آپ نے پیسے مجھ سے لیے, کرپشن ہے. کرپشن اتنا ہی محدود
नहीं है। अगर मैं आपको तफन्नुन तबाह के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको ना इसको मज़ाया अंदाज में थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट हमारे पास बेसिकली आप जो है आप बहसियत अदीब भी आपने बहुत काम किया है। जी हम खुद भी चाहते हैं कि आपकी जबान से थोड़ा ये भी जाने कि आया रिश्वत के हवाले से आपने कोई रुबाई तो नहीं लिखी? बहुत सारी। देखिए मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, मैं किसी पे एहसान नहीं रखता हूँ, मेरा अपना ज़मीर है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, मुझे आप पे एहसान नहीं करना है। लेकिन अगर वक्त रहते मैंने उस शख्स का काम नहीं किया तो वो ईमानदारी किस काम की? ईमानदार रहते हुए जो है आपने काम भी करना है। अगर हम इसमें जुज़वी अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखेंगे हमारी जो किस्में है इसकी किसकी रुश्वतस्तानी की यहाँ पे है। मैंने कहा ना एक तो अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन किसी को पता भी नहीं चलता है। ये जो हमारे पास मोर देन 50% केसेस जो होते हैं नेशनल एवरेज जो हमारा है वो ट्रैप केसेस, ये पेटी ऑफेंसेस जिनको हम बोलते हैं ट्रैप केसेस। आप गए आपको वहाँ पे जो कागज़ नहीं मिला पटवारी से, आपने ट्रैप करवाया, बात खत्म। यहाँ बड़े बड़े स्कैम होते हैं जिन पे कभी कभार नजर भी नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ये है अब 2 किस्म का है। आप ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए चले गए, आप 2 बार फेल हो गए, तो तीसरी बार किसी ने आपको कहा कि ये जो है मैं करवा दूंगा, ठीक है, आप जो फिर उन्होंने करवाया आप उनको देते, हम इसको लाते हैं शुक्राने के ज़ुमरे में, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मेरा आपके पास कोई काम नहीं, आप आए मुझसे मिलने के लिए, आपने बोला नहीं जनाब ये आप रखिए, तो वो उसको बोलते हैं नजराना है। वो नजराना क्यों हम देते हैं कि आगे जाकर कहीं मेरा जो कोई इनसे वास्ता पड़े उस वक्त मैं आ जाऊंगा, क्योंकि नजराना मेरा काम होगा। तीसरा मेरी फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको निकाल ही नहीं रहे हैं, मैं आता हूँ बार बार, वो कहते हैं मेरे पीए से बात कर लो, पीए साहब कहते हैं यार ये ऐसे थोड़ी होता है, इसमें चाय पानी वगैरह भी होता है, तो वो फिर जबरन से पैसे लिखते हैं, उसको बोलते हैं जबराना। इसको मैंने जो समाया हुआ एक रुबाई की सूरत में मैं नाजरीन की सूरत भी करता हूँ, आपको भी मैं सुनाता हूँ। जो आगे जाकर काम आए कहते हैं वो नजराना है, जो आगे जाकर काम आए कहते हैं वो नजराना है, राजी खुशी जो दे दे कोई लेकर वो शुक्राना है, राजी खुशी जो दे दे कोई लेकर वो शुक्राना है, लेना देना ले देकर मुकाना मामूल है अब तो आफताब, लेना देना ले देकर मुकाना मामूल है अब तो आफताब, मांग के लेना चाय पानी भी कहते हैं वो जबराना है। जी बहुत खूब। आपसे हम आखिर पे ज़हूर साहब जो हफ्ता आप बना रहे हैं किस तरह का आप मैसेज आखिर पे देना चाहेंगे? मैं आखिर पर यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये हफ्ता मनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ। हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को थ्रू आउट यूटी कनेक्ट किया है थ्रू ऑनलाइन मोड पे। जी हमने 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को लिया है और हर जगह हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उनको मिलाते हैं और एक जगह से उनको जो है अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को वो अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है कि आपने किस तरीके से रिश्वतखोरी के साथ हमजहत इसके साथ लगना है ताकि इस बिद्दत को यहाँ से निकाला जाए। तो इसमें जो हमारा जो प्रोग्राम चलता है पूरा वीक का चलता है, डिपार्टमेंट वाइज हमने डिवाइड किया है और हर डिस्ट्रिक्ट को उसी डिपार्टमेंट को उस दिन हम एड्रेस करते हैं जिस दिन उसका हमने स्पेसिफिक डे रखा हो। और जो भी एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, प्रोसिक्यूशन हमारे पास है या मीडिया के हवाले से जो हमारे पास पर्सनलिटीज़ हैं वो अपने अपने विचार वहाँ डाल देते हैं ताकि हम सोसाइटी को इसमें सोसाइटी को इन्वॉल्व करें ताकि करप्शन की बिद्दत को हम ख़त्म करें। जो भी आफ्ताब साहब ने भी जो रुबाई पढ़ी, अगर हम इसको बड़े एक अंदाज से बड़े सुलझे हुए दिमाग से सोचेंगे तो एक सही है, ये एक बड़ा एक दरिया, बड़ा एक समंदर कोजे में बंद किया हुआ है कुछ ही अल्फाज में। तो हम चाहते हैं कि लोग सामने आए और हमारा जो ये हफ्ता है इसको मुकम्मल तरीके से कामयाब बनाए, न कि इस हफ्ते के लिए बल्कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल और रोशन राह बने। जी जनाब ज़हूर अहमद वानी साहब, बहुत मसरूफियात के बावजूद, चूँकि आप गांदरबल से आए, आप बडगाम भी देखते हैं, श्रीनगर भी देखते हैं, इस हफ्ते में इतनी मसरूफियात के बावजूद आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मीर आफ्ताब आलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी हमें नज़रअंदाज नहीं करते हैं, जब भी हम आपको मद्दू करते हैं, जब भी हम आपको दावत देते हैं, आप हमारी इज्जत रखते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका आपकी ज़रा नवाजी और मेरी खुश नसीबी कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि यहाँ में लोगों के जो सामने जो है नाजरीन के सामने अपनी बात रखूं। शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, तुमते सठा शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आखिर पे यही गुजारिश है कि जिस तरह से सरकार रिश्वतखोरी का कला कमा करने के लिए कमर बस्ता है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट इस कमर बस्ता है, इसी तरह से हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को ईमानदारी का सबक दें ताकि जो आने वाला हमारा मुस्तकबिल हो वो इस हवाले से ताबनाक हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।